बोल। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की यह वीडियो आप सभी के लिए हिंदी के ऐसे टेस्ट की बात करेंगे और उस टेस्ट में कुछ भी नहीं छोड़ा है। अगर अपने आप को परखना है हिंदी में, अगर अपने आप को आप बेहतर साबित करना चाहते हैं तो मुझे लगता है यह वीडियो आपकी सबसे यूनिक वीडियो साबित होगी। आइए, ऑल चैप्टर मॉक टेस्ट में 50 ऐसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट देखेंगे जो अब तक के इतिहास में नहीं हुआ है। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी की यह देश की नंबर 1 हिंदी आपके एग्जाम में 4 चांद लगाएगी। शुरू करिए। और आज की यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे थोड़ी तैयारी करके रखे हैं या ज्यादा तैयारी करके रखे हैं। थोड़ी तैयारी करने वाले बच्चों के लिए मैं ये कहूंगा कि भैया आप पूरा समझ लो कि हिंदी एक वीडियो में खत्म, और अधिक तैयारी करने वाले जो बच्चे होंगे, ज्यादा तैयारी करने, उनका रिवीजन हो जाएगा और उन्हें प्रैक्टिस मिल जाएगी। 50 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपके सामने। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है पोल के साथ। पहला प्रश्न क्या है समझिएगा। हरशेर हरशेरनी के माता पिता को धीरज द्विवेदी का प्रणाम और आप सभी को बहुत सारा प्यार। वीडियो क्लिक किया है तो वीडियो का एंड भी होना चाहिए। देखिए प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि री ध्वनि जो है किस के अंतर्गत आती है, किस स्वर के अंतर्गत आती है। अब देखो यहां दो कंफ्यूजन पैदा करेगा, एक तो किस स्वर के अंतर्गत और एक तो री ध्वनि को क्या कहेंगे। सबसे पहली बात, अब अगर कोई बच्चा समझदार होगा तो आप ये कहोगे कि सर री ध्वनि है क्या। तो री ध्वनि प्यारे स्वर है। क्योंकि समझदार अगर होंगे तो स्वर तो लिखा ही है, लेकिन एक पहली बात और पहली कंडीशन कि अगर ये स्वर है, क्या है, अगर ये स्वर है तो स्वर तो होते हैं दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और प्लुत स्वर। तो यार देखो स्वर में भी बहुत कैटेगरी है, तो ये एक ह्रस्व स्वर का पार्ट है। और आपको ये पता है कि ह्रस्व स्वर जो होते हैं वो कितने होते हैं सर, 4 होते हैं। जिसमें आप आ, जिसमें आप ई, जिसमें आप उ और जिसमें आप री। और इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को दोस्तों हिंदी का मूल स्वर। क्वेश्चन में अगर आ जाए कि हिंदी में कितने स्वर मूल स्वर हैं तो बेटा 4 हैं। ध्यान दीजिएगा, हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है सर, 4 है। हिंदी में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है सर, 4 है। और अगर हमने पूछा री किसके अंतर्गत, री क्या है, स्वर है या व्यंजन है, अयोगवाह है, अंतस्थ है, तो स्वर है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि प्यारे ये बता दो व्यंजन की संख्या कितनी है हिंदी में, 33 है। अयोगवाह दोस्तों हमारे 2 होते हैं। कौन से अयोगवाह 2 होते हैं आपको यह भी पता होना चाहिए। एक अयोगवाह होता है यानी अंग, और एक अयोगवाह होता है हमारा आहा। और अगर मैं बात कर लेता हूं दोस्तों अंतस्थ व्यंजन की, तो अंतस्थ व्यंजन हमारा या, रा, ला और वाह है। क्या, इसलिए विकल्प किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। चलिए अगर आपने ए मारा है तो मैं कहता हूं बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत बढ़िया। हाँ मैं कहता हूं बिल्कुल, मैं ये नहीं कहूंगा कोई हमारा परिवार, कोई भी हमारी बहन, कोई भाई आया है, मैं कतई नहीं कह सकता कि आज आप सब्सक्राइब करो। मैं ये कहता हूं कि आज पूरी हिंदी को खत्म कर लीजिए, पूरी हिंदी का टॉप लेवल के टेस्ट को देख लीजिए। और कहते हैं कि सारे हिंदी का एक वीडियो में निचोड़, लंबी वीडियो नहीं, 40 मिनट के अंदर सारी चीजों को खत्म करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो रा व्यंजन कहलाता है। अगर आप रा की बात करते हो तो आप देखो सबसे पहले उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं सर, उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं 2 होते हैं, ठीक है ना, केवल 2 होते हैं। जिसमें आप नीचे आप ये देखिए लुढ़कता वाला, ये देखिए ढा, है ना, 2 ही होते हैं। पार्श्विक व्यंजन दोस्तों हिंदी में पार्श्विक व्यंजन केवल एक माना जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, ला। ध्यान दो, अगर आपसे ये कह दिया जाए कि ये बताइए पढ़ाई शब्द है तो इसमें किस व्यंजन का यूज हुआ है, तो इसमें उत्क्षिप्त व्यंजन का यूज हुआ है, राइट। अगर बेटा आपसे ये कह दिया जाए पार्श्विक व्यंजन हिंदी में कितने हैं सर, 1 है। सर कौन सा है सर, ला। क्यों है, क्योंकि जब हम ला को बोलते हैं तो जीभ टक से आगे आती है और पार्श्व भाग से हवा निकल जाती है। सर यही है पढ़ाने का तरीका। सर ऊष्म कितने हैं, सर ऊष्म 4 हैं, जिसमें हम तीनों को क्या ले लेते हैं, तीनों हमारे सा ले लेते हैं, और हमारा क्या है, एक हमारा हा हो जाता है। यहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं कि भाई लुंठित, लुंठित हमारा रा है, ये लुंठित रा कैसे सर, ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब समझने में बहुत दिक्कत है, बच्चे कहते हैं कि सर इसको समझें कैसे, पार्श्व में और लुंठित में बड़ा कंफ्यूजन है, एक ही लुंठित है एक ही पार्श्व है।
अब समझिएगा, ला जिसके पार्श्व भाग से हवा निकल जाए, सर लुंठित, बचपन को याद करो, है ना, कहते थे पी, गाड़ी चलाते थे ऐसे कहते थे टर, है ना, तो जब भी दोस्तों क्या है, जब भी हमारी जीभ लुढ़कती है, लुढ़कने से बना हुआ शब्द लुंठित है, और लुढ़कने ही शब्द से ही लुंठित बना के एक रा वर्ड को तैयार कर दिया गया, इसलिए विकल्प किसके साथ, डी के साथ लॉक हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। प्रश्न क्या है, प्रश्न देखिएगा, समझिए। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने, संयुक्त स्वर, हनी, है ना, संयुक्त स्वर हैं क्या, संयुक्त स्वर कितने हैं, कमेंट। अच्छा, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त वर्ण होना चाहिए, कोई बात नहीं, यहां पर क्या कर लेता हूं, संयुक्त वर्ण होना चाहिए। हाँ, कमेंट बॉक्स में हम आपके कमेंट्स को देख रहे हैं, अच्छा है ना। अच्छा, बचपन में गाड़ी चलाई है कि नहीं चलाई, चलाई है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, बचपन में कितने बच्चों ने गाड़ी चलाई है। संयुक्त व्यंजन लिखिए, व्यंजन भी मत लिखो, स्वर भी मत लिखो, वर्ण लिख लो। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्ण कितने होते हैं। जब भी दोस्तों आप संयुक्त वर्णों की बात करते हो तो आपके सामने यहां पर याद रखना है, चार चीजें आनी चाहिए। चार चीजों में क्या, 1 2 3 4, ये चार चीजों में आपको बहुत विशेष तरीके से समझना चाहिए। एक छा आना चाहिए, एक त्रा आना चाहिए, एक ज्ञा आना चाहिए, और एक स्रा आना चाहिए। ये देखिए, ये चार चीजें आपकी सामने होनी चाहिए, पहली बात। अब इनका आपको, यानी देखिए चार तो हो गई सर, ये तो आंसर हो गया, आंसर इज बी। हमने कहा सर अगर इसको ध्यान से देखा जाए कि एक क्वेश्चन बनता है कि किससे मिलकर बनता है, का धन सा से ये बनता है, इसी तरीके से जा धन वहां से ये बनता है ना। हर वर्ड में क्या लगेगा, हर वर्ड में दोस्तों नीचे क्या लग जाएगा, नीचे आपका वो लग जाएगा, यानी हम कहते हैं हलंत, और स्रा जो है ये आपका साधन रा से बन जाएगा। इसलिए विकल्प के साथ हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बात को समझने की सिर्फ इतनी ही जरूरत थी कि आंसर हिंदी में संयुक्त वर्ण पूछे, संयुक्त व्यंजन पूछे तो हमें 4 लगा देना है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। अगला प्रश्न प्यारे ये है, 4 नंबर कहता है कि हिंदी भाषा के लिखने का ढंग कहलाता है। अगर हम हिंदी भाषा की बात कर लेते हैं प्यारे, हिंदी भाषा में लिखने का ढंग जो है वो क्या है, हमने कहा भाषा। अरे सर हिंदी भाषा ही नहीं, किसी भाषा, यानी किसी भाषा की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैं हिंदी बोल रहा हूं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आंसर सर ए हो जाएगा। समझिए, हर भाषा की बात अगर कर ली जाए तो सर भाषा ही तो है। जैसे अगर मैं कह देता हूं हिंदी ही छोड़िए सर, अगर मैं कह देता, चलिए हिंदी ले लेता हूं, देखिए अगर मैं कह देता हूं सर हिंदी, अगर मैं ये कह देता हूं सर उर्दू, है ना, समझिए अगर मैं ये उर्दू कह देता हूं, हिंदी कह देता हूं, सर कोई भाषा ही है तो ना सर, पंजाबी हो गई, है ना। इसी तरीके से कोई भाषा अंग्रेजी भी होती है। मैं ये कहता हूं कि क्या आपको हिंदी के अलावा और भाषाओं की लिपियां पता है। सर हिंदी तो सबको पता है कि देवनागरी में लिखी जाती है, हर भाषा की एक अपनी लिपि होती है। उर्दू को दोस्तों फारसी में लिखते हैं, क्या सर, उर्दू को हम फारसी में लिख देते हैं। इसी तरह दोस्तों आपको पंजाबी में गुरमुखी याद आनी चाहिए, और आपको अंग्रेजी किस भाषा में लिखी जाती है, मैंने कहा रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो ये आपको 4 भाषाएं हैं, उनकी लिपियां याद रखनी है। यहीं पर एक चीज और मैं जोड़ लेता हूं कि हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में देवनागरी लिपि को हमने कब अपनाया है, तो 14 सितंबर 1949 को हमने देवनागरी लिपि को हमने एक नागरी लिपि माना है कि हमारी एक राष्ट्र लिपि कौन होगी, सर नागरी, अगर नहीं है तो फिर ब्राह्मी होगी। इसलिए विकल्प किसके साथ, ए के साथ लॉक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाऊंगा। क्वेश्चन आता है 5 नंबर, 2 शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्द को क्या कहेंगे प्यारे। मैं ये कह देता हूं, सारे बच्चे ध्यान से समझें, मैं ये कह देता हूं कि 2 शब्दों के अगर हम परस्पर मेल की बात करते हैं तो आप ये समझिए कि जैसे आप समास और संधि की बात कर लेते हैं, तो जब हम कहते हैं, हमने कई बार बच्चों को अपनी क्लास में बताया है कि वर्णों का अगर आप मेल करते हो तो कहीं ना कहीं वो क्या है, वर्णों का अगर मेल करते हो, मैं चलो यहां पर शब्द लिख देता हूं पहले। अगर आप कहते हो कि शब्दों का अगर आप मेल करते हो, क्या करते हो, शब्दों का अगर आप मेल करते हो तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा प्यारे, वो बन जाएगा आपका समास बन जाएगा। क्या बन जाएगा, उसे हम समास कहेंगे। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि 2 या 2 से अधिक अगर वर्ण बन जाए, वर्ण का योग हो, वर्णों का अगर मेल हो या योग हो, एक ही बात है, उसे सर हम क्या कह देंगे, उसे हम कह देंगे संधि कह देंगे। तो इसलिए आपको यह चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है। हमें शब्दों की बात कर रहा था, शब्दों के विकार की बात कर रहा था, इसलिए विकल्प ए हो जाएगा। अब जैसे मैंने कहा कि सर, हमने कहा कि कोई एक शब्द था रसोई,
और कोई एक था क्या, कोई एक था घर, हमने कहा रसोई घर, और ये तत्पुरुष समास दो शब्द हैं तो हमने कह दिया ये विकार उत्पन्न होगा सर। क्वेश्चन नंबर 6, हर चैप्टर को मैं कहता हूं जो भी बहन हमारी, जो भी भाई हमारा ये देख रहा है इस वीडियो को, ये वीडियो देखिए, वर्णमाला, ध्वनिवर्ण, अलंकार, विराम चिन्ह, समास, संधि, शुद्धवर्तनी भाषा, शुद्धवर्तनी है ना भाषा, उपसर्ग यानी प्रीफिक्स, सफिक्स, प्रत्यय, कारक, लिंग वचन, शब्द भेद में सारे शब्द आ जाते हैं, वाक्य भेद में सारे वाक्य आ जाते हैं। मैं कहता हूं सब कुछ ले लिया है, बस बने रहो, 50 ऐसे कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए। 6 नंबर, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहेंगे? देखिए, जब आप काव्य के शब्दों की, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों की बात कहते हो तो हम उन्हें क्या कहेंगे सर? अलंकार कहेंगे, यानी डी ऑप्शन। अब याद रखिएगा इसे। अब देखो यहां पर एक पॉइंट और मैं मेंशन कर रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर आपसे परीक्षा में यह पूछा जाए, क्या पूछा जाए? काव्य का क्या है सर? काव्य का आभूषण किसे कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, काव्य का सर आभूषण किसे कहा जाता है? तब आपके जहन में क्या आंसर आएगा, क्या दिमाग में आएगा? सर अलंकार होना चाहिए, यह बात आपको याद रखना है। जिस तरह एक सुंदर स्त्री अपने शरीर पर आभूषणों यानी गहनों का इस्तेमाल करके अपने शरीर को शोभायमान बनाती है, इसी तरह काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार हैं दोस्तों। काव्य का आभूषण अलंकार हैं। और याद रखिए प्यारे, क्या है आपको यहां पर एक चीज और याद रखना है, अलंकार यानी अलम धनकार से बना हुआ यह शब्द ये कहता है कि इसमें भाई अलंकार में कौन सी संधि है। तो जब भी संधि की बात करेंगे, किसी को तोड़ने से पहले आप देखें कि क्या उसमें हलंत आया है, सर व्यंजन संधि है। अलम का मतलब क्या होता है सर? आभूषण, है ना, इसलिए आपको यह भी याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अलंकार से अगर प्रश्न मैंने कहा तो कर लेते हैं तुरंत। मैंने कहा कभी भी अलंकार करते समय उसका अर्थ ना निकालें, हमेशा एक ट्रिक का इस्तेमाल करें। कभी कभी आपको शब्दों में यानी लाइन को पढ़ते समय हो सकता है यह प्रश्न एग्जाम में देखने को ना मिले, लेकिन प्रश्न ये गारंटी है कि प्रश्न परीक्षा में सिलेबस से बाहर नहीं जाएंगे। सर अगर कोई भी लाइन है उसमें, अगर कोई लाइन है उसमें जनु जानो मनु मानो जैसे शब्द आते हैं, जनु जानो मनु मानो जैसे शब्द आते हैं, या मनहु जनहु जैसे शब्द आते हैं, तो उत्प्रेक्षा मार दो। अगर कोई ऐसा शब्द है प्यारे जहां पर सा जैसा सा वाचक शब्द है, सी है ना, जहां तुलना हो जाए, है ना, याद रखिए तुलना हो जाए। मैंने कहा तुम मेरे जैसे हो, सा सी से, है ना, जैसे हो, तुलना हो जाए, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर उपमा हो जाएगा, क्योंकि सासी सम जैसे वर्णों को ट्रिक में याद रखिएगा, क्योंकि तुलना उपमा में ही होती है और उत्प्रेक्षा में जनु जानो मनुमानो, यमक में सर शब्द आवृत्ति होता है तो अनुप्रास में वर्ण आवृत्ति होता है, इसलिए विकल्प ए जाएगा प्यारे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है, लॉक किया जाए। 8 नंबर क्या कहता है? खा गा और फा ध्वनियां किस भाषा की हैं? मैंने कहा अगर खा की बात करते हो, गा की बात करते हो, फा की बात करते हो, तो देखिए जब भी आप खा की बात करोगे तो इनके नीचे अगर नुक्ता लग जाए, ये क्या है? हमारे देश की नहीं है सर। हमारे देश की होती तो एक बार हम देशज लगा देते, लेकिन ये फा जो है ना, ये नुक्ता, ये बीच, ये नीचे नुक्ता लग जाए तो ये समझिएगा दोस्तों, ये हमारी जो दुनिया है ना, ये अरबी दुनिया है, और अरबी फारसी के साथ हमारा आंसर किसके साथ लॉक होगा? सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ जाऊंगा मैं बहुत प्यार से। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, एक ट्रेंडिंग लेवल का प्रश्न लेके आया हूं। 9 नंबर क्या कहता है? बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, सुंदर से बच्चों के लिए सुंदर सा प्रश्न। क्या बात है, क्या बात है, तुरंत देखिए और पोल का आंसर दीजिएगा क्या हो सकता है। चलो, इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना? अब समझो, अगर हम विराम चिन्ह की बात करें, चूंकि मैंने आपको बताया कि आपको जो लिखे हुए जितने भी शब्द हैं, क्या है सर, जितने भी शब्द हैं उनमें जो है, उनमें सारे जो है विराम चिन्हों की बात करें, विराम चिन्ह जो है सारे व्याकरण के चैप्टर की बात करी है जिसमें विराम चिन्ह भी है। अगर हम विराम चिन्ह की बात अगर कर रहे हैं तो प्यारे समझिए, विराम चिन्ह की बात अगर कर रहे हैं तो आपको यहां पर ध्यान देना यह है प्यारे, विराम चिन्ह को अगर ये हिंदी में पूछा जाए कि इनकी संख्या कितनी है, तो संख्या है सर 20 है ना? कितनी संख्या है? 20 है। विराम चिन्ह के सर जनक कौन है? ऑलरेडी कई बार अपनी क्लास में डिस्कस किया है, तो आपको याद रखना है कि विराम चिन्ह के जनक हैं कामता प्रसाद जी हैं। और कामता प्रसाद जी ने कितने विराम चिन्हों को बताया हिंदी में? सर 20। हिंदी में विराम चिन्हों की जब बात हो रही है तो विराम चिन्हों को हिंदी में
किस भाषा से लाया गया है, यानी हिंदी में लाया गया है लेकिन कहां से लाया गया है, यह भी बहुत अच्छे से आप जानते होंगे। नहीं पता है तो आप जान लो, अंग्रेजी भाषा से इन्हें हम लेके आए हैं। साथ ही साथ अब आधा रुकना, मैंने कहा कि अगर आप ये देखिएगा तो ये अल्प विराम है, क्योंकि अल्प विराम हमेशा कुछ ऐसे नेक थोड़ा सा नीचे लगता है बहुत कम समय के लिए, और ये हमारा क्या है, विस्मयादिबोधक, जहां पर हम चीजों में विस्मय करते हैं ना, विस्मय। अब देखिए विस्मयादिबोधक की अगर हम बात कर लेंगे, देखिए विस्मयादिबोधक की अगर हम बात कर लेंगे तो हम कहते हैं विस्मयादि, है ना, पूरा लिख लीजिए। और हम ये कहते हैं दोस्तों कि अगर आप यहां पर देखोगे तो आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि आधा रुकना यानी आधा रुकने का मतलब होता है अर्ध विराम, और अर्ध विराम ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यहां पर सर ये पूर्ण विराम है तो ये पूर्ण हो जाएगा, जहां पर तार पूरी तरह अभिव्यक्ति के टूट जाए, बात खत्म हो जाए, सर वही है। सर चैप्टर का नाम है वर्तनी, सारी चीजों को मेंशन करेंगे। कहता है क्वेश्चन क्या है 10 नंबर, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताइए। अब इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए, मुझे लगता है कि 90% बच्चे असमंजस में पढ़ेंगे, थोड़ा सा बच्चे दिमाग अगर इधर उधर लगा देंगे, क्वेश्चन हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न ऐसा है ही, बताइए, जवाब दीजिएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है, ठीक है, ठीक, अच्छा, वो भी मैं कर लूंगा, करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। देखो इसमें क्या वर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है, जी आवाज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, समझिए, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताइए। अब देखो छिपकली तो हमेशा यूज करते हैं हम, तो कहते हैं ये तो सही है, अशुद्ध मुझे अशुद्ध बताना है। तिरपन, हमेशा तिरपन को 53, हम लोग कहते हैं कि सर हमारे जो क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव होता है जिसमें हम कहते हैं 53, क्या ये सही है? नहीं, ये भी नहीं सही है, सही यही है। हमारा अंत्याक्षरी जो होता है, या तो बिंदी लगा के नामत लगाओ या अंत्याक्षरी ऐसे लिख दो, ये भी सही है। अब मुझे बताना था गलत, मेरे को आंसर ऑप्शन नंबर बी लगाना पड़ेगा प्यारे। रीजन ये होता है, अजमाइश कोई वर्ड ही नहीं होता है, और अजमाइश नहीं होता है, लेकिन हां आजमाइश शब्द जरूर होता है, इसलिए यह प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी, यही अशुद्ध शब्द था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर कहता है, 11 क्या कहता है, संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे? मैंने कहा सर ठीक है, मैं देख लेता हूं। संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की जाति का बोध होता है उसे हम वचन कहेंगे, उसे हम कारक कहेंगे, उसे हम लिंग कहेंगे, उसे हम संधि कहेंगे। सर वचन वो है जहां पर वस्तुओं में यह देखा जाता है कि ये वस्तु कम है, ज्यादा है, एक है, अनेक है ना। एक है तो हम कहते हैं कि अगर कोई नॉर्मल है तो एक वचन, और दो या दो से अधिक या एक से ज्यादा है, मैं, तुम और वह जा रहे हैं, बहुवचन, ठीक है ना। मैंने ये कहा कि ये चीजों की संख्या को प्रदर्शित करता है, कारक प्रसर्ग विभक्ति को प्रदर्शित करता है, लिंग चीजों का यानी क्या बताता है, जाति का बोध कराता है कि यह चीज जो है, देखिए लिंग हमारे हिंदी में कितने हैं सर? 2। अब यहां पर तुरंत समझ लीजिए, हिंदी में अगर पूछा जाए वचन कितने हैं सर? 2 हैं। कारक हिंदी में 6 हैं, कारक हिंदी में 8 है, ठीक है ना, 6 समास है, और लिंग जो है हमारे हिंदी में 2 है, और संधि हमारा क्या है सर? 3 है ना। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, इसलिए विकल्प हमारा किसके साथ जाएगा? लिंग, जहां पर हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तभी तो कहते हैं वस्तु की जाति, स्त्री जाति स्त्रीत्व दिखाता है और पुरुष जाति पुरुषत्व दिखाता है, इसलिए विकल्प हमारा सी जाएगा। अगला, अब देखिए अगर बात ही हुई है लिंग की तो एक क्वेश्चन बनता है, स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। मैंने कहा अगर हम स्त्रीलिंग शब्द की बात करेंगे तो हमें यह बताओ पहले कि भाई लिंग जो है ये क्या दिखाता है? लिंग जो है हमेशा किसी भी वस्तु या जाति, किसी भी वस्तु या शब्द की जाति का वर्णन कराता है। लिंग के प्रकार कितने हैं सर? 2 प्रकार हैं। 2 प्रकार अगर हैं तो वो कौन कौन से? एक स्त्रीलिंग है और एक पुल्लिंग है, ये बात तो आपको याद रखनी है। अब यहां स्त्रीलिंग बताना है। हमने कहा अगर आप यहां सिंदूर तो सिंदूर, देखिए अब इनमें ट्रिक, अगर आप ऑप्शन वाली ट्रिक लगाना चाहोगे तो भी हो जाएगा। अब 2 क्वेश्चन किसी ने नहीं यहां रोके, आपके 2 नंबर आपके तो पक्का हो गए, और 1-2 नंबर अगर आपने सही कर लिए तो लाखों की भीड़ में आप आगे हो जाएंगे, और वही 1-2 नंबर से सिलेक्शन इधर उधर होता है। मैंने कहा ट्रिक ये लगाओ ऑप्शन में, क्या सिंदूर लगाया जाता है? अगर जाति है तो स्त्रीलिंग, लगाया जाता है तो बताओ पुल्लिंग, लगाया जाता है पुल्लिंग। संगठन,
हमारा संगठन मजबूत है ना, संगठन बड़ा है, संगठन बड़ी है तो बोलते नहीं है ना। मेरी बात समझिए, सभा हमेशा स्त्रीलिंग है, लेकिन संगठन हमेशा क्या है, बड़ा है, ऐसे ही बोलते हैं, तो ये भी पुल्लिंग। संविधान, हमारा संविधान कब बना, हमारा संविधान कब बनी नहीं, तो हमारे यहां ऐसा नहीं है सब्जी बनी हो। मैंने कहा सब्जी हो सकता है स्त्रीलिंग, लेकिन यहां संविधान पुल्लिंग है। आंसर इज ऑप्शन बी, संविधान पुल्लिंग है, लेकिन संसद स्त्रीलिंग। यहां इसको कहा जाता है पार्लियामेंट कहा जाता है। इसी में लोकसभा भी स्त्रीलिंग है। देखिए पार्लियामेंट 3 चीजों से बनती है, जिसमें लोकसभा, जिसमें राज्यसभा और भारत का प्रेसिडेंट होता है। तो याद रखिए, लोकसभा भी स्त्रीलिंग है, राज्यसभा भी स्त्रीलिंग है, संसद अपने आप में स्त्रीलिंग है, और राष्ट्रपति क्या है, जल्दी से बताइए, उभयलिंग है। ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया। जीके से कनेक्ट करके आप कहोगे सर उभयलिंग कैसे, अब राष्ट्रपति उभयलिंग, देखिए मेल भी हो सकता है और फीमेल भी, कहा राष्ट्रपति ही जाएगा, है ना, यह बात आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेता हूं। चलिए, नेत्र शब्द कैसा है, अगर यहां पर आ जाते हैं तो नेत्र, मैंने अपनी वीडियोस में बहुत बार जो है जिक्र किया, एक शब्द मैंने हमेशा कराया है कि आंख। ये आंख जो है ये क्या है, और नेत्र, हमेशा याद रखिए नेत्र और आंख जो है ये एक ही चीजें हैं, लेकिन ये ब्रॉड स्तर पर बात करते हैं। आंख हमेशा स्त्रीलिंग की बात होती है। देखिए स्त्रीलिंग की बात अगर होगी तो आंख के लिए यूज होगा, और अगर मैं कह देता हूं नेत्र तो हमने कहा सर पुल्लिंग हो जाएगा। इसलिए विकल्पों पर बहुत ध्यान दें, आंसर हमारा पुल्लिंग ऑप्शन ए होगा। अब समझिए, बहुत से बच्चे यहां पर आंख से स्त्रीलिंग लगा गए होंगे। हम कहते हैं महादेव का तीसरा नेत्र कब खुलेगा, तीसरा नेत्र खुलने वाला है, तीसरा नेत्र खुल गया है। नेत्र खुल गई कभी बोलते नहीं सर, आंख खुल गई, है ना, तो जब खुल गई तो वो स्त्रीलिंग, और सब खुल गए तो हमारा पुल्लिंग। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 14 नंबर, बहुत ध्यान से करते रहिए, 14 नंबर प्यार से बताते हैं। उधर कुर्सी पर मोहन बैठा है। अब चैप्टर तो सारे करने हैं आज की इस वीडियो में, 50 कॉन्सेप्ट 50 प्रश्न, सारे चैप्टर हिंदी फिनिश। मैं कहता हूं उधर कुर्सी पर मोहन बैठा है। सर अगर ध्यान से समझने की कोशिश की जाए तो मैं ये कहता हूं, क्या सर, मैं ये कहता हूं कि भाई उधर कुर्सी पर अगर मोहन बैठा है, उसमें रेखांकित शब्द में कौन सा कारक चिन्ह है। मैंने कहा अगर रेखांकित में पर लगा हुआ है तो हमें यह बताओ संबंध में क्या आता है। संबंध में आ जाता है का, आ जाता है की, आ जाता है के, आ जाते हैं, है ना, मामी में, नानी ने, रारी रे, कुछ भी आ जाए भाई, है ना, मां तो आता ही नहीं है। अब देखिए कर्ता ने कर्म को, तो कर्म के साथ को आता है, लेकिन को संबंध में नहीं आता है, ध्यान रखना। और अपादान दोस्तों हमेशा से आता है, लेकिन अलगाव के लिए आता है, यह भी बात याद रखना, और बह के लिए आता है। अधिकरण में दोस्तों होता है में और पर, और अधिकरण में एक चीज और याद रखना, अगर डीप में पढ़ना चाहते हो, अधिकरण कारक का जो यूज होता है वो आधार का बोध कराने के लिए होता है, और यहां पर आंसर तो ऑप्शन डी ही हो जाएगा, क्योंकि उधर कुर्सी पर मोहन बैठा है, और अगर कौवा पेड़ पर बैठा है, बिल्ली छत पर बैठी है, अगर मैं के संदर्भ में मैं कमरे में हूं, है ना, मैं कमरे में हूं, तो मैंने कहा मूवमेंट के लिए, अंदर बाहर के लिए सर अधिकरण कारक, ऊपर नीचे के लिए सर अधिकरण कारक, है ना, मैं पुल पर हूं, ऊपर सरफेस, तो हमने कहा में और पर अधिकरण कारक। हिंदी में अगर कारक की बात कर रहा हूं तो कारक की विभक्तियों को परसर्ग कहा जाता है, और हिंदी में कारक की बात कर रहा हूं तो इनकी संख्या होती है पूरे 8 होती है। अगला एक और कारक कर लेते हैं, ये कारक वाला खत्म करते हैं पूरा फंडा। राधिका ने डंडे की सहायता से अमरूद तोड़े, इस वाक्य के रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। बढ़िया बेहतरीन प्रश्न के साथ उपस्थित हूं। आप सब इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ ज्यादा दिमाग मत लगाओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि सर हम तो ऑप्शन सी लगाएंगे, और बहुत से बच्चे कहेंगे सर हम तो ऑप्शन डी लगाएंगे, क्योंकि आपने सर ये बताया मेरे को कि से अपादान के लिए आता है और अलगाव के लिए आता है, तो अमरूद तोड़े, अमरूद अलग भी हुए होंगे। नहीं सर दोस्तों, ये गलती मत करना, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। से दोस्तों यहां पर भी आता है और से यहां पर भी आता है। फर्क कितना है, ये से करण जो होता है ये साधन के लिए आता है, और ये अलगाव और भय या तुलना के लिए, तो मैं अलगाव लिख लेता हूं। जब कोई चीज अलग होती है तो उसके लिए अपादान लगाना है, और कर्ता जब कोई कार्य कर रहा हो कर्ता ने, और कर्म जो होता है वो को, यानी किस कार्य को कर रहा है, ठीक मैं मान लेता हूं। अब मैं ये कहता हूं राम ने मारा, मेरी बात को समझिए, राम ने मारा, आंसर कर्ता कारक। राम ने रावण को मारा, आंसर कर्म कारक। राम ने रावण को बाण से मारा, आंसर करण कारक। सर हो गया खत्म,
कारक तो यही था, राम ने मारा। तो मैंने कहा देखिए, अगर मैं ये कह देता राम ने मारा, अरे सर किसने मारा, राम ने मारा, आंसर हो जाता ए। मैंने कह दिया राम ने रावण को मारा, तो अब हमें इसके हिसाब से नहीं, हमें पीछे के हिसाब से लगाना पड़ेगा। रावण को मारा, राम ने रावण को बाण से मारा, आगे मैं लिख देता हूं बाण से मारा, है ना, यही तो ना, आगे लिख लेना आप, बाण से मारा। मैं कह देता हूं अब किसके हिसाब से, तो आंसर करण कारक। अब समझिए, कृष्ण ने मारा, कर्ता, कृष्ण ने कंस को मारा, सर कर्म, कृष्ण ने कंस को बाण से मारा, सर करण हो गया। ऐसे ही राधिका ने तोड़े, क्या सर, कुछ तो है ना, या राधिका ने मारा, पत्थर मारा, डंडा मारा, तो राधिका ने डंडे की सहायता से, जहां पर साधन आ जाए वहां करण, अलगाव नहीं प्रदर्शित किया जा सकता। चाहे आप चाकू से फल काटते हो तो चाकू भी साधन के लिए, क्योंकि अमरूद के तोड़ने का साधन कौन है, डंडा है, इसलिए साधन के लिए से तो करण मारा जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, बहुत प्यार से करिए। 16 नंबर चैप्टर है संधि विच्छेद से। अब अगर संधि विच्छेद अगर आपको बहुत अच्छा आता है तो मुझे लगता है थोड़ा सा आजमाओ अपने आप को कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कि निम्नलिखित में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो गलत है। प्यारे देखिए, यह क्लास आपकी परमानेंट क्लास है, इसी समय पर चलती है, और हर बहन हर भाई जुड़ने के लिए ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लें, और नहीं तो पूरा वीडियो वॉच करने के बाद मेरे को एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में इतना जरूर बता दीजिए कि हमने जितने क्वेश्चन सर किए हैं ना उसमें इतने सही है, क्योंकि मेरा दिल खुश हो जाएगा और मुझे ये पता चल जाएगा मुझे आपके ऊपर कितनी मेहनत करनी है। ठीक है ना सर, चलिए बहुत सुंदर, चलो भाई नेक्स्ट। पढ़ने पर ध्यान दो भाई, पढ़ने पर ध्यान दो। चलो भाई, इनमें से कौन सा संधि विच्छेद गलत है? अच्छा गलत पूछा था, अनेक, अन धन एक सही है, निधन, अब देखो अन आ जाए जहां पर हलंत लग जाए वहां पर क्या हो जाएगा, व्यंजन, और जहां आ जाए भैया ये, तो हमने कहा सर विसर्ग हो जाएगी, ये भी सही है। संस्कृत, समधन कृत, है ना, संस्कृत, और अगर होता संस्कार तो वो भी समधनकार होता, आंसर सर बी हो जाएगा। अब देखिए, तद्धित में तत्धन हित होता है, और हित होता है प्यारे, इसलिए धित लगा है, यही विकल्प हमारा बी गलत था। आंसर हमारा ऑप्शन बी, तद्धित में लगा हुआ है हलंत। आंसर यहां पर अगर पूछा जाए कौन सी संधि, व्यंजन संधि। हिंदी में अगर संधि की बात अगर करी जाए तो आपको यह पता है कि संधि होती हैं 3, लेकिन आपको यह भी जानना पड़ेगा कि स्वर संधि कितनी होती हैं, कमेंट करिएगा, स्वर संधि कितनी होती, ये तो 3 हो गई, लेकिन स्वर संधियां भी होती हैं, वो 5 होती हैं, है ना, जो दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, अयादि है और यण है। सर इतनी सी बात थी। अगला प्रश्न, हम कल दिल्ली जाएंगे, वाक्य में उद्देश्य क्या है, बताओ। हम कल दिल्ली जाएंगे, वाक्य में उद्देश्य क्या है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। मैंने कहा इस क्वेश्चन नंबर 17 में लगभग बच्चे, हमारे जितने 100% बच्चे देख रहे हैं उसमें 95% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर जाएंगे, क्योंकि हां आपने अगर सोच लिया तो आपने उसका आंसर लगा लिया, लेकिन अगर आपने गलत कर दिया ना तो इसको सही कर लेना प्यारे। कैसे, हम कल दिल्ली जाएंगे, अब मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। मैंने कहा हम कल दिल्ली जाएंगे, तो यार याद रखो वाक्य जो होते हैं ना, वाक्य के अंग होते हैं, और वाक्य के जो अंग होते हैं सर वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। ध्यान देना, क्वेश्चन में आ चुका है पिछली बार कि वाक्य के सर अंग कितने होते हैं, सर 2 होते हैं। एक होता है विधेय और एक होता है उद्देश्य। या अंग पूछे या घटक पूछे, बात एक ही, मतलब वाक्य के 2 पुत्र हैं, एक विधेय है एक उद्देश्य है। हर वाक्य, चाहे तुम अपने आप से कोई वाक्य बना लो, मैंने कहा तुम बाजार से सब्जी ले आओ, ठीक है ना, या तुमने कहा मैं बाजार से सब्जी लेने जा रहा हूं, ये भी तो वाक्य ही है, तो उसमें भी ये 2 चीजें जरूर होंगी। अगर ये 2 चीजें नहीं होंगी तो वाक्य बन ही नहीं पाएगा, बना ही नहीं सकता कोई। तो याद रखो, अगर शब्द में, अगर किसी वाक्य में उद्देश्य पूछा जाए तो एक ट्रिक दिमाग में ट्रिक नहीं है, ये दिमाग में यही बैठा लो कि अगर उद्देश्य, कहते ना, अब आप कहोगे कि सर इसमें उद्देश्य दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाएंगे, मार दे, नहीं बेटा, ऑप्शन सी हो जाएगा। उद्देश्य जब भी पूछे तुरंत आपको वही लगाना है जो कर्ता, उल्टा करना है, और विधेय वो है जो कर्ता के द्वारा कार्य किया जाए।
दिल्ली जाना विधेय होता है, जिसके द्वारा दिल्ली जाया जा रहा है या जिसके द्वारा क्रिया की जा रही है सर वो क्या है, वो करता है, वही सर उद्देश्य होता है। तो ये नहीं कि तुम जा रहे हो बाजार सब्जी लेने तो सब्जी लेने तुम्हारा उद्देश्य है सर, ये तुम्हारी जिंदगी का उद्देश्य होता है। कहते हैं ना कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, कहते हैं बड़ा आदमी बनना, टीचर बनना, पुलिस में जाना, ये करना वो करना। सर यहां वो नहीं पूछा जा रहा, यहां कुछ और ही पूछा जा रहा। अगला प्रश्न आता है 18 नंबर। बहुत सुंदर दोस्तों, बहुत सुंदर। ठीक है, देखो भाई वीडियो को लाइक कर लेना, इससे ये होता है कि हमें आपका एक क्या है मनोबल मिल जाता है कि भैया एक मोटिवेशन जो होता है कि बच्चों से ही मिलता है और बच्चों की वजह से ही हम यहां मंच पर खड़े हो पाते हैं और आपको बढ़ा पाते हैं। ठीक है ना, चलिए बहुत सुंदर, आ जाओ। प्रश्न कहते हैं 18 नंबर, विसर्ग संधि किसे कहते हैं? मैंने अभी आपसे बोला था कि हिंदी में संधियां 3 होती हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। हिंदी में स्वर की संधियां होती हैं, स्वर के प्रकार होते हैं, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। इसी तरह विसर्ग को आपको बताना है, ये विसर्ग क्या है? सर ये विसर्ग जो है बनता है ना, ये विसर्ग जो है स्वर और व्यंजन संधि से ही बनता है। क्या है सर? व्यंजन संधि से ही बनता है। इसलिए याद रखो, विसर्ग से स्वर के मेल के कारण हुए विकार को कहेंगे क्या? विसर्ग से व्यंजन के मेल के कारण हुए विकार को, और विसर्ग से स्वर या व्यंजन के कारण हुए विकार को, या विसर्ग से विसर्ग के मेल? नहीं प्यारे, विसर्ग का उद्भव ही उत्पन्न ही स्वर व्यंजन है। इसलिए जहां स्वर आएंगे दोनों और व्यंजन की बात करेंगे, इसलिए आंसर इस ऑप्शन नंबर सी की बात हो जाएगी। अगले प्रश्न की बात कर लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 19। चैप्टर का नाम है वर्तनी। ध्यान दीजिए, अगर 19 नंबर की बात कर रहे हैं तो जवाब देना है प्यारे। कहते हैं दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। मैंने कहा शुद्ध वर्तनी वाला सर, अब आप समझने की कोशिश करिए। मैं ये कहता हूं शुद्ध वर्तनी में ज्योत्सना को कैसे लिखा जाएगा। हमने अपनी वीडियो में कई मल्टीपल टाइम इस क्वेश्चन को कराया है। आपको याद रखना है, इसमें ट्रिक में क्या याद रखना है कि इसमें जा भी आधा बनेगा, ता भी आधा बनेगा और सा भी आधा बनेगा। अब जा आधा, ता आधा, सा आधा, मतलब ये कह सकते हैं कि ये हो सकता है ज्योत, त और ना, यही तो हो सकता है, जा, ता और सा। अब देखो यहां पर कोई आधा नहीं, यहां पर केवल एक आधा, यहां पर आप केवल एक आधे की बात कर रहे हैं और यहां ऑप्शन बी हो जाएगा सही। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी और डी ए नहीं, आंसर बी हो जाएगा। वर्तनी का 1 से 2 प्रश्न बनेगा। हिंदी किस भाषा परिवार, ज्यादा भी बन सकता है, हिंदी किस भाषा की परिवार की भाषा है? जब आप देखिए हिंदी की बात करते हो तो आप देखिए प्यारे, हिंदी की अगर हम बात कर लेते हैं, हिंदी की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपको समझने की बात इतनी सी है। क्या बात समझने की? हिंदी जो है हमारे संविधान में, कहां से? हमारे संविधान में अगर देखा जाए, इसका जो है उल्लेख मिलता है 343 से 351 तक संविधान की बात करी गई। हिंदी में अगर हम पूछा जाए, चलो ठीक है, लेकिन हिंदी में अगर यह पूछा जाए भारतीय संविधान में भाषा को जो है भाग कौन सा रखा गया है, तो भाषा को रखा गया है भाग 17 में रखा गया है। अगर हम 8वीं अनुसूची की बात कर लेते हैं तो उनमें हमारी कितनी भाषाओं का मिलता है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख मिल जाता है। मैं चलो उसकी भी बात नहीं करता। अगर हम हिंदी की बात कर लेते हैं तो हिंदी, हमने कई बार आपको बताया कि हमारी हिंदी जो है लिपि है देवनागरी है। अगर हमने ये भी कह दिया भैया छोड़ दो, लेकिन हम ये बता दो ये परिवार कौन सा है, तो हमने कहा सर परिवार जो है ये हमारा भारोपीय परिवार है, क्योंकि भाषाओं के कई परिवार हैं जिसमें भारोपीय एक ऐसा परिवार है जो हमारी हिंदी का है। साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि जब हम हिंदी के निर्माण की बात करते हैं, अभी देखिए सारी चीजें बताएंगे कैसे निर्माण हुआ, वो हमारा आया है अपभ्रंश से, इसलिए आपको यह भी बात आपको याद रखना है। और वर्तमान में जो हमारी हिंदी है, इसका वर्तमान में प्रचलन कैसा है बताइए? वर्तमान में प्रचलन कैसा है? वर्तमान में हिंदी हमारी किस लैंग्वेज में है, यानी खड़ी बोली में है, यह भी बात आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करूंगा, यह आता है 21 नंबर। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? कथा सम्राट कहा जाता है उपन्यास के, भैया क्या है सर? उपन्यास के प्रेमी जो हैं वो कथा सम्राट। अब मैं ये कहता हूं दोस्तों कि जब आप बात करते हो गबन, देखिए एक पहली बात तो मैं कह लेता हूं कि इनका जो है प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो प्रथम उपन्यास भैया सेवा सदन है। क्या है ना? सेवा सदन। और अगर पूछा जाए प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो मैंने ये कहा कि भाई ये है मंगलसूत्र है। क्या है ना? मंगलसूत्र है। इसके साथ ही साथ मैं क्या ही लिखूं, ईदगाह, याद कर लो, ईदगाह कहानी कफन, है ना?
इसके साथ ही साथ दोस्तों दो बैलों की आत्मकथा, गोदान गमन, सोजे वतन और कथा सम्राट में आप प्रेमचंद्र में जानते हो सेवा सदन और मंगलसूत्र, ये सारी चीजें हैं, रचनाएं हैं, आप लगा दीजिए। चलिए 22 नंबर को देखिए और 23 नंबर को देखिए, समझिए। 22 नंबर को देखिए, प्रश्न आता है हिंदी से। मैंने अभी अगर आपको बताया होगा कि हिंदी, पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, फिर मैं आपको यहां पर चर्चा करता हूं कि प्रश्न होगा क्या। बहुत सुंदर दोस्तों, कैसे हो आप सब, गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी के होनहार बच्चे, बहुत सुंदर दोस्तों। चलो, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है? पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी, या हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत? मुझे यह बताओ, अगर मैं हिंदी भाषा के विकास की बात करूंगा, समझिए, अगर मैं हिंदी भाषा के विकास की बात करूंगा तो विकास तो हिंदी का होते हुए लास्ट में आएगा। सर इतनी तो बात होनी चाहिए, कॉमन सेंस की बात है कि अगर हिंदी का विकास हुआ होगा तो लास्ट में हिंदी आई होगी, तभी तो विकसित होकर आई होगी, वो हिंदी बनी होगी। मैंने कहा ठीक है, अब हिंदी यहां पे है, लास्ट में यहां पे है, हमारा ऑप्शन बी और डी हमारा रेस से बाहर हो गया। अब यह भी पता है, मैंने अभी यह बताया था कि हिंदी का निर्माण अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी किस भाषा परिवार की, बहुरूपीय परिवार की है, हिंदी किस प्रचलन में है इस समय, वर्तमान में खड़ी बोली में है, और हिंदी की लिपि देवनागरी है, और उल्लेख 343 से 351 में है, तो निर्माण अपभ्रंश से हुआ है। तो मुझे यह बताओ, जब ये ए और सी बचा है तो हिंदी का निर्माण किससे हुआ? हिंदी का निर्माण अगर हुआ है तो अपभ्रंश, यानी इसके पहले अपभ्रंश आना होगा। तो इसके पहले अपभ्रंश है क्या? नहीं है, तो यह भी रेस से बाहर हो गया। आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा। हिंदी अपभ्रंश, अपभ्रंश का निर्माण, देखिए हिंदी का निर्माण अपभ्रंश से, अपभ्रंश का प्राकृत से और प्राकृत का पाली से, इसलिए विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। सर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और प्रश्न आता है 23 नंबर। बहुत सुंदर दोस्तों, कैसे हो आप सब? हाँ जी, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चे देंगे? बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा? बहाव शब्द की बात हो रही है, बहाव शब्द की अगर बात हो रही है तो आप जवाब दीजिए। मैं ये कहता हूं बहाव शब्द, देखो जब बहाव शब्द को देखेंगे तो आपको ये पता होगा, ये देखिए बहाव शब्द मैंने लिख लिया, उससे पहले आपको ये डिटेल पता होनी चाहिए कि अगर कोई चैप्टर है तो इसका मतलब उसकी प्रैक्टिस ही नहीं। मैंने कहा कि उपसर्ग कुछ, देखिए मैंने अगर कहा उपसर्ग छोड़िए, मैंने ये कहा हिंदी में एक प्रश्न आता है, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? शब्दांश जो है, शब्दांश के प्रकार पूछे जाते हैं प्यारे, और ऑप्शन कैसे देता है? ऑप्शन ऐसे देता है 4, 5, 2 और 7। बताइए कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइए कमेंट करके यहां पे, यानी ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। मैंने कहा शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? बेटा होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, यानी सी। अब याद रखिएगा, एक होता है आपका उपसर्ग होता है ना, शब्दांश, शब्द का अंश ही तो है उपसर्ग, और एक होता है आपका प्रत्यय। याद रखो शब्दांश दोनों ही हैं, दोनों ही शब्द के अंश हैं, फर्क इतना है केवल कि ये शब्द के आगे जुड़ता है और ये शब्द के पीछे जुड़ता है दोनों ही शब्द के अंश, ये पीछे जुड़ता, पासे पीछे, पासे प्रत्यय, प्रत्यय बताना था पीछे पीछे, और यहां पर बहाव, आंसर इस सी हो जाएगा। बात इतनी सी थी। इसे इंग्लिश में कहा जाता है प्रीफिक्स कहा जाता है, प्रीफिक्स कहा जाता है। प्री माने पहले, फिक्स होता है शब्द के पहले फिक्स होता है, तो इसलिए पहले यानी आगे, और प्रत्यय का मतलब होता है पीछे, इसे कहा जाता है सफिक्स कहा जाता है, यानी पीछे। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। एक प्रश्न आता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहता कि भैया सही भेद को चुने, निम्न वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को चुने, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करो। कहते हैं कि सर कारक को प्रश्न, यहां पर कारक से प्रश्न आया है, अधिकरण कारक होगा, संबंध कारक होगा, संबोधन कारक होगा, अपादान होगा। सर अगर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, सर यहां पर लगा हुआ है क्या? सर प्यारे यहां पर लगा हुआ है एक सिंबल, और यह सिंबल है किसी ना किसी चीज में आप कहोगे कि सर विस्मयादि बोधक का होता है। मैं कहता हूं विस्मयादि बोधक यहां पर क्यों ही यूज होगा, लेकिन उसके पहले जो चीज लगी हुई है उसमें कहीं ना कहीं क्या है, उसमें कहीं ना कहीं पुकारने की बात हुई है। किसको पुकारने की? अपने स्वामी को पुकारने की। हे प्रभु, है ना, हे राम, हे प्रभु, हे ईश्वर। हम कहते हैं ना, जहां पर हम किसी को पुकारते हैं, और पुकारने के लिए एक शब्द आता है संबोधन, जहां पर हम किसी को भी संबोधित करते हैं, सर वो संबोधन कारक के अंतर्गत आएगी, इसलिए विकल्प सी चला जाएगा। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए इसमें क्या बताना है, से अलगाव के लिए
किसी से संबंध है, राम की गाड़ी है तो हम गए राम का घर है, राम की गाड़ी, राम की बीवी, है ना, तो इसलिए संबंध कारक। अधिकरण कारक मैंने कहा था ना, मास्टर जी कुर्सी पर बैठे हैं, मेयर पर आ जाए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, बताओ हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? अगर प्यारे कहता है, क्या कहता है, हिंदी में शब्दों का, हाँ ठीक है, बहुत सुंदर भाई, देखो मस्ती से पढ़ो, दिमाग में टेंशन लेके पढ़ोगे जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जिंदगी बर्बाद करना है या मजे से जीना है? तो यार देखो, टेंशन लेके अगर आपका लाभ होता है तो खूब भर भर के टेंशन लो, दूसरे की भी लेके आओ, पकड़ के जो है रखो उनको। अगर उनसे नुकसान होता है बिल्कुल मत लो। हाँ, टेंशन को थोड़ा बहुत रखना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल फ्री हो जाओगे, ठीक है, तो वो नहीं करना है। चलो, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो अगर मैं ये कहता हूं कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या प्रत्यय, तो मैंने आपसे ये बोला, देखो मैंने आपसे ये कहा कि अगर आप प्रत्यय की बात करोगे तो ये तो अंश है, शब्दांश है, पीछे जुड़ता है। क्रिया तो काम के नाम को बताने वाली है ना। सर्वनाम सर नाउन के प्लेस, यानी देखिए प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह पर नहीं सर, आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा। शब्दों का लिंग निर्धारण नाउन से ही होता है। बोले सर कैसे होता है? शब्दों का लिंग निर्धारण, जैसे मैंने कहा कि सर कोई एक क्या है सर, मैंने कहा ये काला है ना। अब काला है तो ये तो विशेषण हो गया, लेकिन अगर इसका विशेषण जो है मैं स्त्रीलिंग बनाना था तो मैंने कह दिया काली। लेकिन अगर हम इसके पहले एक शब्द जोड़ देते हैं, यानी पीछे जोड़ देते हैं कुछ भी, कहीं पर भी, मैंने कहा कि अगर कोई लड़का है तो ये तो संज्ञा है ना, लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है और इसका मेरे को स्त्रीत्व बनाना है तो मैंने कह दिया लड़की। तो ये क्या है? ये सर एक आपके लिंग का निर्धारण कौन कर रहा है? सर यहां पर कर रहा है संज्ञा, इसलिए विकल्प जाएगा एक के साथ। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बेहतरीन आता है। कहता है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? मैं कहता हूं सर ध्यान दो, अगर आपसे ये पूछता है तो आप थोड़ा सा सतर्क हो जाओ, थोड़ा सा सतर्क। अगर प्रश्न, देखिए व्युत्पत्ति या उत्पत्ति एक ही चीज है। अगर यहां दो प्रश्न बनते हैं, अगर आपसे ये पूछ दे कि प्यारे अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर अगर ये पूछे, आधार पर क्या है, संज्ञा कितने प्रकार की है, तो मैं कहता हूं संज्ञा कितने प्रकार की है। और अगर ये पूछे कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की है, क्या आपको पता है? दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अब आपको परेशानी थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन आज के बाद तो कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि भैया दाल भात बाटी चोखा नहीं करना, एक ही में मिक्सअप नहीं करना है, पता चले इसका इधर कर दिया उसका उधर कर दिया। अब समझिएगा हमें क्या करना है, हमें इतना याद रखना है कि जब आपसे अर्थ के आधार पर पूछे तो संज्ञाएं होती हैं 5, और जब आपसे व्युत्पत्ति के आधार पर पूछे तो 3। यहां पर आंसर हर ऑप्शन ए हो जाएगा। समझिए, जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक सर 3 है, और द्रव्यवाचक समूहवाचक बढ़ जाती है सर, इसलिए 3 में +2 और हो जाता है। बात इतनी सी थी, आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़, अच्छा संज्ञा क्या है? नाउन इज अ नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस। संज्ञा नेम ही तो है, फिर दुनिया का किसी का नाम हो सर, ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कहता है सर 27 नंबर देखिए, यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचा दो। अब ये देखिए, मैंने कहा वाक्य के भेद, आपने देखा होगा ऊपर थंबनेल में लगा है, शब्द भेद, वाक्य के भेद, अलंकार, सब पढ़ा देंगे। अब ये 4 चीजें बनती हैं। अब ये चारों वाक्य जो है, इसका एक एक उदाहरण बता देता हूं। 2 क्वेश्चन 2 नंबर आपके पक्के, मिनिमम तो एक आ ही जाता है। बच्चे से संकेतवाचक नहीं पता होता बच्चे को, और आज्ञावाचक, इच्छावाचक बच्चे को दिक्कत करता है। मैं कहता हूं कतई नहीं होगा, कतई ही नहीं होगा, यह प्रश्न तो हो ही जाएगा। देखो, अगर इच्छावाचक पूछा जाए तो कहते हैं कि तुम्हारी, जैसे अगर कोई भी तुमको क्या है, तुम्हारी उम्र लंबी हो, ऐसे अगर कोई भी जो है तुमको ब्लेस करे, लंबी हो, कोई भी तुम्हें अगर आशीर्वाद दे, शुभकामनाएं दे, दुनिया का हर सेंटेंस सर इच्छावाचक लगा देना, कभी गलत नहीं होगा। कैसे याद करोगे? यानी उसको जो है, उसकी इच्छा है, अब भले ही गंदी हो या अंदर से क्या है, लेकिन वो तुम्हारे लिए कुछ भी बोल रहा है, ठीक है ना। अब क्या है क्या नहीं, जैसे अगर शुभकामनाएं दे, दिवाली की शुभकामनाएं, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, होली की शुभकामनाएं, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, तुम्हारी उम्र लंबी हो, है ना। ये सारी चीजें इच्छावाचक में है ना। अब प्रश्नवाचक में क्या हो सकता है बताओ? इसको बताने की जरूरत है नहीं। तुम कब आए हो, तुम क्या लाए हो, तुम कहां जाओगे,
तुम कब जाओगे, है ना, कब आओगे, कैसे। अरे सर प्रश्न किया जाए, जहां पर प्रश्न हो जाए वहां संकेत वाचक और आज्ञा। अब देखो 27 नंबर का आंसर डी हो जाएगा। यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ हमारी इच्छा नहीं है लेकिन आदेश है, और आदेश का पालन आज्ञावाचक ही होता है। अब देखो संकेत वाचक क्या है, अब देखिए यहां पर एक और बता देते हैं, एक गिलास पानी ले आओ, इधर बैठो, शोर मत मचाओ, ये तो आज्ञा हो गया। संकेत वाचक में ये होता है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो। बोले सर कैसे, बोले कहा कि सर जब तक, या मैं ऐसे कह देता हूं, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, है ना। जब कोई भी कंडीशनल वाक्य हो, पास हो जाते, है ना, कोई भी कंडीशनल वाक्य हो कि यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, यदि वर्षा होती तो फसल ना सूखती, यदि समय पर जाते तो ट्रेन ना छूटती, कंडीशनल वाक्य, एक वाक्य दूसरे पर आश्रित हो, सर वही संकेतवाचक है। आंसर सर यहां पर डी हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आज्ञा का पालन किया जा रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, बहुत सारी चीजें हैं, अगले प्रश्न की बात करूंगा। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, शब्द भेद से प्रश्न है। जो चीज लिखी है वो सारे चैप्टर करा दूंगा आज की इस वीडियो में, जो चीज लिखी है। मैंने कहा संस्कृत के ऐसे शब्द, समझो अगर तत्सम की बात करोगे तो तत्सम शब्द वही शब्द होते हैं जो संस्कृत के होते हैं, और संस्कृत को कहा जाता है संधि विच्छेद में समधनकृत कहा जाता है ना, समधनकृत। और याद रखिएगा ये कौन सी है भैया, व्यंजन। और दूसरी चीज मैं कहता हूं दोस्तों, तद्भव इससे बना हुआ। जैसे मैंने कहा, बोले सर कैसे, मैंने कहा कि जैसे एक दधी है, या बहुत आसान ले लेता हूं, कोई भी आसान है। मैंने कहा कि भाई गोमय, गोमय एक शब्द है और गोमय से मैंने बना दिया उसको गोबर। ये गोबर क्या है, ये तद्भव है। अग्नि शब्द शुद्ध था, आग बना दिया, सर ये क्या है, यही तद्भव है। और देशज वो जिसकी उत्पत्ति का पता ना हो, विदेशज वो जो आया हुआ है दूसरे देश का। आंसर सर क्या होगा, सर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलो, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो जाएं प्यारे, उसे हम क्या कहेंगे, हर तरह का क्वेश्चन। अब ये 3 से 4 चीजें, अब 3 ही क्वेश्चन। देखिए अगर आपसे ये कहा जाए, पहला प्रश्न तो यही बन जाता है, उत्पत्ति के आधार पर, क्या है, उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों शब्द कितने होते हैं, तो आपका आंसर तुरंत एक ही जवाब में क्या आना चाहिए, सर 3 होते हैं। सर 3 कौन से, सर एक रूढ़ है, एक यौगिक है और दूसरा योग रूढ़ है। ये आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, ठीक है, मैं मान लेता हूं। अब कहता है इसके अंदर तीनों को एक ही बार में समझ लेते हैं ट्रिक से। रूढ़ शब्द वो है जिसका संधि विच्छेद क्या हो, जो टुकड़े में टूटे ना। और रूढ़ का बिल्कुल उल्टा कौन है, यौगिक, जो क्या है, इस एरो को हटा दूं नहीं तो परेशान हो जाओ, जिस शब्द का संधि हमेशा हो जाए। संधि कैसे होता है, जैसे मैंने कह दिया अनाथालय, अनाथालय अगर है तो ये बताओ इसका क्या हो जाएगा, अनाथ धन आलय हो जाएगा, यही है ना। अगर ये टूटता ना, जैसे आंख नहीं टूटेगा तो ये हो गया कौन सा, ये रूढ़ हो गया। ये टूट गया तो यौगिक हो गया। फर्क इतना ही था सर, और कुछ नहीं है। जो टूटे ना संधि हो ना रूढ़, और जो दुनिया का हर समास क्या हो, दुनिया का हर समास दोस्तों बहुब्री हो, वही सर कौन सा हो जाएगा, योग ऋण। अब आ जाते हैं क्वेश्चन, सार्थक खंड हो सके, ना हो सकते तो रूढ़, हो सके खंड तो संधि में होते हैं तो यौगिक, आंसर भी। अगर कोई शब्द हो जाता, जैसे एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैंने कहा कि भाई वाचनालय, इस सार्थक खंड हो जाएंगे। ना टूटे, जैसे मैंने कहा कि नाक, आंख, योग ऋण, मैंने कहा जो समास बहुब्री हो, दशानन। तीनों चैप्टर एक बार में खत्म हो गए, सर हो गए। आगे बढ़ जाऊं, मैं कहता हूं लो, तो आंसर क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। आगे बढ़ जाता हूं, ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक भाषाओं के मेल से बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। अब 31-32 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है सर। यह देखिए, तत्सम शब्द ज्यों का त्यों संस्कृत का, संस्कृत से बना हुआ तद्भव, दुनिया का हर वो शब्द जो देशज है, हमारे देश में जन्मा है लेकिन पता नहीं। संकर शब्द, इस क्वेश्चन का आंसर वो होगा जो हम कहेंगे कि 2 भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द, 2 भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द।
अब हम कहते हैं दो भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द कौन सा हो सकता है, दिमाग लगाओ, कौन सा हो सकता है, कौन सा शब्द हो सकता है? मैंने कहा कि कोई गाड़ी है जैसे प्लेटफॉर्म पे रुकती है, तो प्लेटफॉर्म एक ऐसा शब्द है, क्या है? प्लेटफॉर्म एक ऐसा शब्द है जिसमें प्लेट हमारा क्या है? इंग्लिश है, और फॉर्म हमेशा क्या है? बताइए, फॉर्म हमेशा क्या है? एक फार्म हाउस अगर है तो वो हिंदी शब्द हो जाएगा। मेरी बात समझिए। नहीं समझ में आता मच्छरदानी, या बहुत आसान शब्द है रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी शब्द क्या है? रेल एक इंग्लिश शब्द है और गाड़ी एक हिंदी शब्द है, तो दो शब्दों से बना हुआ कोई शब्द है तो वो संकर प्रजाति का शब्द है। आंसर जाएगा सी के डी के साथ, प्लेटफॉर्म, रेलगाड़ी, टिकट घर, बम्बरसा, मच्छरदानी, बहुत सारे शब्द हैं। चलिए अगला प्रश्न, समास चैप्टर है समास, तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चलो 32 नंबर, तन मन धन में कौन सा समास है? बताओ बताओ भाई। बहुत बढ़िया। अब देखो इसमें डैश नहीं लगा, बच्चा कंफ्यूज हो गया, अरे है ही क्या? अगर तन लिखा होता और मन लिखा होता है ना, तो भी हो जाता। अब तन है, मन है और धन है, तन मन और धन, जहां पर और की विभक्ति हो, जहां पर प्यारे दोनों पद क्या हो? दोनों पद प्रधान हो, और अगर दोनों पद प्रधान होंगे तो वहां पर द्वंद्व समास होगा कि नहीं होगा? मैं कहता हूं होगा दोस्तों। और समास की अगर हम बात कर रहे हैं तो समास का अगर देखा जाए अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण या संक्षेप, और समास की अगर हम बात कर लेते हैं तो समास के प्रकार हिंदी में कितने हैं सर? 6 प्रकार के, अव्ययी, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और तत्पुरुष। इसके साथ क्या हो जाएगा बताइए फटाफट? हाँ जी, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा और बहुब्री हो जाएगा। अच्छा, द्विगु में क्या है? द्विगु में हमारा कोई डिजिट आ जाए, संख्यावाची पद, जैसे जैसे कोई शब्द है त्रिफला, तो हमारा ये हो जाएगा द्विगु। द्वंद्व में क्या है? हमारे दोनों पद प्रधान हो, माता पिता हो, तन मन हो, तन धन हो, रात दिन हो। कर्मधारय में क्या हो? कर्मधारय में अगर हो, जैसे मैंने कह दिया कर्मधारय, कर्मधारय में क्या हो सकता है बताओ, जल्दी से बताओ। जैसे अगर हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, अंधकूप है ना, अंधकूप है ना, जहां पर विशेषता का वर्णन हो, और अव्ययी भाव में कोई पद जो है पहला प्रधान हो, जैसे कोई उपसर्ग वाला प्रतिदिन, ये सारी चीजें होती हैं और कुछ होता थोड़ी ना है। ये बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 33 प्यारे, 33 क्या कहता है? ध्यान दो, उपसर्ग का प्रयोग होता है। प्यारे समझिए, उपसर्ग, जो भी बहन हमारी, जो भी भाई हमारा, गृहिणी इत्यादि, सब्सक्राइब कर लें प्लेटफॉर्म गुरुजी वर्ल्ड। देश की नंबर 1 हिंदी आपके इस समय पर चलती है, ठीक है ना, 8 बजे। और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि क्या कहते हैं, आप समझिएगा। हाँ, थोड़ा सा आज पहले मैंने चलाई है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आज रात में इसमें बहुत चीजें ऐड होने वाली हैं। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी ऐप डाउनलोड कर लेना, बहुत सारी चीजें। उपसर्ग का प्रयोग होता है। देखिए, अब उपसर्ग क्या है सर? उपसर्ग होता है, क्या होता है सर? उपसर्ग होता है प्रीफिक्स होता है। मैंने कहा हमेशा की तरह जो शब्द के अग्रभाग में जुड़ता है, यानी शब्द के अग्र का मतलब आगे जुड़ेगा, ठीक है ना। अब आगे जुड़ेगा तो ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। अंत में तो सर प्रत्यय जुड़ता है, ये तो दुनिया को पता है, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। अरे सर ये बताओ, अंत की बात हो रही है तो अंत का आदि तो होता है विलोम, आदि को ही कहा जाता है आगे, इसलिए विकल्प ए जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते, 34 नंबर लाओ। एक और क्वेश्चन यहां से कर लेते इसी चैप्टर से। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? बहुत आसान नहीं है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है। अरे सर पहले तो देखो गमन लिख लो, अब मुझे यह पता होना चाहिए मुझे किसका प्रयोग करना है। सर उपसर्ग का प्रयोग करना है। उपसर्ग का प्रयोग अगर करना है तो उपसर्ग के लिए मुझे गमन को अगर विपरीत बनाना है तो गमन के आगे जोड़ना या पीछे? सर उपसर्ग हमेशा आदि में लगता है और आदि को कहा जाता है आगे। उपसर्ग हमेशा आगे लगता है और उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, तो गमन के आगे उपसर्ग इनमें से ट्राई करने पड़ेंगे।
और ट्राई ऐसे करने हैं कि गमन का विपरीत बन जाए, गमन का विलोम। गमन का मतलब क्या होता है? गमन का मतलब होता है जाना, और इसका अगर हमें विलोम बनाना है प्यारे, तो क्या बनाना है समझिएगा। विलोम अगर बनाना है तो इसका क्या हो जाता है? गमन माने जाना और आगमन माने आना। तो इसमें साफ साफ मुझे लग रहा है कि आ लगा दो, बिना देखे भी हो जाएगा। तो आ है कहीं पर? हां सर है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा 35 नंबर। लेवल मैंने आपका बहुत आसान भी नहीं रखा है और बहुत मॉडरेट भी नहीं, मैंने तीनों लेवल को शामिल कर दिया। भैया इजी वाला भी मेथड मिलेगा इन 50 कॉन्सेप्ट में, 50 क्वेश्चंस में। सारे चैप्टर मिलेंगे पहली बात, सारी चीजें मिलेंगी दूसरी बात, और टफ से लेवल टफ के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। हाँ, लास्ट में ईमानदारी से वीडियो को खत्म, देखिए शुरू से देखना, खत्म करके प्यारा सा कमेंट बता देना कि सर 50 क्वेश्चन में ना सर इतने क्वेश्चन हमारे सही हो गए। मेरे को बहुत खुशी आएगी, ठीक है ना, बहुत खुशी मिलेगी। 35 वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग। अब देखिए हमारे भारत का राजभाषा आयोग, पहला प्रश्न है हिंदी राजभाषा आयोग कब गठित हुआ? सर 1955 में, पहली बात। दूसरी बात क्या हो सकती है सर? बोले सर दूसरी बात भी है। हां सर, इस राजभाषा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, ये पूछ रहा है। तो इस राजभाषा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था ये जान लो। इसका प्रथम अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खेर, है ना। इसके अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे। तो इन्हीं को कहा गया क्या? इन्हीं को कहा गया बीजी खेर कहा गया। क्या कहा गया? बीजी खेर कहा गया। इसलिए विकल्प ए जाएगा। साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है, क्या याद रखना है? आपको याद रखना है भाषा की ही बात हुई है, तो भाषा की बात हुई है, भाषा के आधार पर अगर गठित होने वाला कोई प्रथम राज्य था, अलग होने वाला, गठित होने वाला, तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश था। क्या था? आंध्र प्रदेश था प्यारे। और यह आंध्र प्रदेश 1953 में अलग हुआ था। इसी के साथ पहला द्विभाषी राज्य, द्विभाषिक राज्य लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। द्विभाषिक राज्य कौन बना? सर पंजाब बना। यह भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होता है, 2014 को अलग होता है। विकल्प हमारा किसके साथ? ए के साथ लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी से प्रश्न आता है तो थोड़ा सा नोट कर लो। देवनागरी लिपि हमारी, देखिए हमारी राष्ट्रीय लिपि देवनागरी लिपि है, लेकिन राष्ट्रीय लिपि देवनागरी लिपि क्वेश्चन नहीं आता। राष्ट्रीय लिपि अगर एनसीईआरटी की बात करोगे तो वो मानी जाती है ब्राह्मी लिपि। हमारी हिंदी क्या है? हमारी हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं, राजभाषा है। तो याद रखिए, हमारी अगर पूछा जाए हमारे देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है, सर कोई नहीं है, मैंने कई बार बताया। हमारी हिंदी क्या है सर? हमारी हिंदी जो है ये राजभाषा है। याद रखिए राजभाषा है, राजभाषा सर। आर्टिकल 343 के अनुसार, हिंदी के संविधान अनुच्छेद 343 के अनुसार सर हिंदी में राष्ट्रीय लिपि क्या है? यानी राष्ट्रीय लिपि क्या? हिंदी नहीं, ब्राह्मी लिपि। अब आते देवनागरी लिपि का सही क्रम क्या है। अगर आप देवनागरी लिपि के सही क्रम की बात करोगे तो देवनागरी लिपि लास्ट में ऑप्शन में होना चाहिए। मैं कहता हूं ठीक है। अच्छा सारी बात छोड़ो, जितनी भी लिपियां हैं, जितनी भी लिपियां हैं, आवाज क्लियर है? देखना जरा, ठीक, ओके। जितनी भी लिपियां हैं मैं कहता हूं कि वो ब्राह्मी लिपि से पैदा हुई हैं। ब्राह्मी लिपि इनकी क्या है? मां है, मैं ये मान लेता हूं। तो यार देखो, देवनागरी लास्ट में होगी, ब्राह्मी पहले होगी, क्योंकि ब्राह्मी से ही सब उत्पन्न हुए हैं। मैं कहता हूं ब्राह्मी से अगर उत्पन्न हुए तो गुप्त लिपि शुरू में आया नहीं, नागरी लिपि शुरू में आया नहीं, गुप्त लिपि यहां पे आया। अब देखो ब्राह्मी लिपि देखिए आया, और ब्राह्मी लिपि है लास्ट में, देवनागरी है। अब समझो, देवनागरी से नागरी, देवनागरी लिपि के पहले नागरी, फिर गुप्त आया, फिर ब्राह्मी आया। आंसर इसी हो गया, बहुत आसान था। ब्राह्मी लिपि ही जननी है। देवनागरी लिपि को संविधान में कब लिया गया? हमारे संविधान में 24 सितंबर को, ध्यान दीजिएगा, 24 नहीं 14 सितंबर है ना, 14 सितंबर 1949 को लिया गया। इसीलिए हम 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाते हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है 10 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। नेक्स्ट,
संविधान के अनुसार 351 आर्टिकल क्या कहता है? अब ध्यान दीजिएगा, हमें यह पता है हमारी जो हिंदी है वो राजभाषा है। पहली बात, हिंदी क्या है? हमारी जो हिंदी है वो एक राजभाषा है, आर्टिकल 343 के अनुसार। अच्छा ठीक है, मैंने मान लिया, लेकिन हिंदी का जो उल्लेख है संविधान में वो कहां से कहां तक मिलता है? 343 से 351। कम से कम दो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि 343 में क्या है और 351 में क्या है। 343 में हमारे संविधान की राजभाषा हिंदी है, लेकिन 351 जो है इसमें हिंदी के डेवलपमेंट की बात की गई है, हिंदी के विकास की बात की गई। किसके विकास की? हिंदी के विकास की। इसलिए आपको याद रखना, हिंदी के विकास की अगर बात की गई है तो हिंदी के विकास यानी ऑप्शन डी में ही इसका आंसर लग रहा है। अगला इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? अपादान कारक की विभक्ति क्या है? जवाब दीजिए। अगर अपादान कारक के बात कर रहे हो तो ने आता है आपका कर्ता ने, आप कर्म की बात करते हो, कर्म को करण आता है और के लिए। अब बात आती है करण भी हो सकता है, चलो मैं मान लेता हूं। चलिए संप्रदान आता है, संप्रदान के लिए। अब यहां करण नहीं आ सकता, रीजन ये है कि अब अपादान जब पूछा है तो सेंस तो भैया साफ बनता है कि अपादान हो जाएगा, सिंपल सी बात। अब करण होता तो भी आंसर यही होता। अब ये तो पूछा नहीं कि अलगाव के लिए है या इसके लिए उसके लिए, ऐसा सर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ठीक है। 39 नंबर, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त। यह क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, बहुत लाजवाब, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। बताइए, चलो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन का जवाब दीजिए, कहता है शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने के लिए। अब यह बताओ शब्द आया कहां से भाई? ध्वनि, ध्वनि से बना वर्ण, वर्ण की बात कर रहा है। ध्वनि देखिए, ध्वनि फिर वर्ण है और वर्ण के बाद आया हमारा शब्द। भाई शब्द कैसे बना? ध्वनि ने जब योग्यता प्राप्त की तब वर्ण बना। वर्ण कैसे? वर्ण बना। और वर्ण ने जब योग्यता प्राप्त की तब शब्द बना। और शब्द ने जब योग्यता, देखिए वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता कर लेता है शब्द। अब शब्द ने जब योग्यता प्राप्त की तब दोस्तों पद बना, और पद ने जब योग्यता प्राप्त की तब वाक्य बना। यही है दोस्तों कि वाक्य का निर्माण कैसे होता, या शब्द का निर्माण कैसे होता, या पद का निर्माण कैसे होता, या वर्ण का निर्माण। ये लाइन कतई नहीं भूलना। अगर ये पूछा जाए पद योग्यता करता है तो आंसर वाक्य, शब्द योग्यता धारण करता है तो आंसर ऑप्शन सी। कैसे? अगर लिखा होता वर्ण योग्यता धारण करता है तो भैया शब्द बन जाता, ठीक है ना, तब हमें शब्द मारना पड़ता। तो शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होगा तो योग्यता धारण करेगा पद की दोस्तों, क्योंकि शब्द से मिलकर पद और पद से मिलकर वाक्य बनता है। अगला निश्चयवाचक। अब देखिए 40 नंबर और 41 नंबर, ये दो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। मैं कहता हूं ध्यान से समझिए, देखिए बहुत बढ़िया। मैं कहता हूं दोस्तों कि निश्चयवाचक में क्या होता है कि जो चीज क्या है, दिमाग केवल इतना लगाना, जो चीज निश्चित हो। क्या क्या लाए हो? निश्चित ही नहीं है। खरबूजा लाए हो, तरबूज लाए हो, है ना, क्या लाए हो? कुछ नहीं, कोई निश्चित नहीं है सर। इसलिए ये निश्चित, कुछ लाए हो, बोले कुछ है तुम्हारी जेब में तो कुछ है ना, मेरे को गड़बड़ लग रहा। अरे भाई निश्चित है ही नहीं, कौन आया है गेट पर, है ना। अब यही नहीं निश्चित है कि कौन आया, कंफर्म ही नहीं है सर, यही हो गया, आंसर डी हो जाएगा। निश्चित वाचक में केवल दो ही आते हैं, यह आता है और वह आता है। और आपको और अतिरिक्त जानकारी दे दूं, बहुत आसान है। यह हमेशा पास के लिए प्रयोग होता है, वह हमेशा दूर के लिए, है ना। कहते हैं कि यह मेरी किताब है तो मतलब मेरे हाथ में है या मेरे बगल में रखी है। यह मेरी किताब है तो मेरे हाथ में, वह मेरी बीवी है तो कहते दूर खड़ी है वह मेरी बीवी, वह मेरी कार है मतलब दूर, मेरे को इशारा करना पड़ेगा। वह जो चीज पास में होगी उसके लिए यह यूज करेंगे, जो चीज दूर है वह उसके लिए हम वह यूज करेंगे, राइट। इसलिए यह वह हमेशा निश्चित में है। अच्छा एक बात और मैं कर लेता हूं भाई, अनिश्चयवाचक में क्या 41 में,
अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? पहले तो सर्वनाम जान लो। प्लेस ऑफ नाउन, संज्ञा की जगह पर जो प्रयोग होता है, संज्ञा की जगह पर जो भैया प्रयोग होता है वो क्या है? वही दोस्तों सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद 6 होते हैं, है ना। और अगर देखा जाए, आप ये कहते हो कि सर्वनाम, मैंने कहा अनिश्चय या निश्चय, वैसे तो बहुत है, निश्चित और अनिश्चय बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सर निश्चित तो मैंने कहा यह और वह हो गए, यह पास के लिए तो वह दूर के लिए। मैंने कहा सर अनिश्चय तो कौन, जो, कोई और वह। अब आप कहोगे कि सर अनिश्चय के लिए कहीं ना कहीं कौन भी हो सकता, कोई भी हो सकता, लेकिन इसमें सर्वश्रेष्ठ विकल्प ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि कोई जो है ये कहीं ना कहीं अनिश्चय के साथ चला जाता है, लेकिन यहां कौन भी माना जाता है। लेकिन आंसर सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि कोई जो है ये निश्चित नहीं है, कंफर्म नहीं है, लेकिन विकल्प हमारा सी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अच्छा मान लो दोस्तों, अब ये प्रश्न आया था जो आयोग की बात कर रहा हूं, मान लो जो पूछा जाए तो संबंधवाचक हो जाता है, जहां पर चीजों को कनेक्ट किया जाता है, इसलिए विकल्प हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले, सारी चीजों को हमने डिस्कस किया। हमने कहा कि जो आपका विशेषता, विशेषण की विशेषता सर विशेष से मार दो। जो आप कर्म की बात कर रहा है कि कर्म के द्वारा क्या किया जा रहा है, तो क्रिया, और क्रिया को 2 भागों में कर्म के अनुसार, ट्रांसिटिव एंड इनट्रांसिटिव, सकर्मक अकर्मक। अव्यय हर शब्द अविकारी होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि भाई अविकारी क्यों होता है? जिसमें विकार उत्पन्न ना हो, जो खर्च ना हो, लिंग वचन के अनुसार अपनी स्थिति को बदले ना। लेकिन विशेषण वो है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। मेरा कोट काला है, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं। ठीक है, अगला 43 नंबर। बात हुई है यहां पर एक सेंटेंस, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। देखो हमेशा एक ट्रिक याद रखो, अगर कहीं पर कर्म है तो वो हमेशा क्या होगा? सकर्मक होगा। सा माने सहित, कर्म माने कर्म। अगर कहीं पर क्या है? कहीं पर कर्म नहीं है, अगर कर्म नहीं है तो वो आ माने नहीं और कर्म माने कर्म, अकर्मक। अगर कर्म नहीं है। दूसरी चीज, कर्म सकर्मक, कर्म नहीं अकर्मक। जहां कर्म नहीं है वहां पर होता है, जैसे उड़ना कोई कर्म नहीं, जैसे सोना कोई कर्म नहीं, जैसे टहलना कोई कर्म नहीं, है ना, जैसे जैसे कुछ भी, हंसना कोई भी कर्म नहीं, है ना, जैसे रोना कोई कर्म नहीं, ये कर्म नहीं होते इसलिए अकर्मक। तो उड़ना कोई कर्म नहीं होता इसलिए अकर्मक हो जाएगा। तो जहां कर्म ही नहीं है वहां तो दोस्तों अकर्मक होगा ही होगा। चलिए, देश को हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित में आपको संज्ञा बतानी है। रेखांकित में संज्ञा तो बतानी है, दिक्कत क्या है? मैंने ये कहा कि अगर सही से देखा जाए, क्या सर, अगर सही से देखा जाए तो एक्चुअल में जो जयचंद था, एक्चुअल में जयचंद जो था, जयचंद जो था वो अगर नाम लेके कहा जाता तो व्यक्तिवाचक हो जाता। व्यक्तिवाचक आंसर बहुत से बच्चों ने मारा भी होगा, लेकिन आंसर सर ऑप्शन ए हो जाएगा। रीजन यहां पर यह है कि क्या कोई जयचंद वही है जिसकी बात हो रही है? नहीं सर, यहां जयचंदो लिखा है, मतलब जब हम कहते हैं ना कि उसे जो है जूते से मारा, फिर कह दिया उसे जूतों से मारा, मतलब कई बार जूतों का प्रयोग, बहुत सारे जूते, मैनी वैराइटीज। ठीक है ना। मैं ये कहता हूं दोस्तों, अगर आप जयचंदों की बात कर रहे हो मतलब बहुत टाइप के लोगों को यहां पर इंडिकेट किया जा रहा, लोगों को यहां टारगेट किया जा रहा कि जो हर घर में अगर कोई जयचंद, देश को हानि जयचंदों से, जयचंदों एक पूरी क्या है, एक पूरे ग्रुप्स का निर्माण कर रहा है, पूरी जाति का बोध करा रहा, किताब किताबों, है ना। तो इसका मतलब किताब किताबें अलग नहीं, लेकिन किताबें बहुत हैं, जयचंद बहुत हैं, जो बहुत होगा वो जाति में जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, गरीबों को वस्त्र दो। अब यह क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है? क्योंकि आपको यह पता है यह प्रश्न लगभग बच्चा कहता अरे इतना सरल प्रश्न मेरे से नहीं छूटेगा, इसमें कारक बता दो। अब समझो, इसमें आज की ये वीडियो में 70% बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे क्या? डी। और 30% बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सी। अब इस क्वेश्चन का जो 30% बच्चे देंगे या इससे थोड़ा बहुत कम ज्यादा, आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा, संप्रदान कारक। रीजन समझिएगा कि जब भी आप
कहते हो कि सर आपने पढ़ाया या हमने पढ़ा, कर्ता ने कर्म को होता है, सर होता है, लेकिन वहां पर आप कभी भी इस चीज को याद रखना, हमेशा याद रखना, जब आप दान के स्वरूप में, जब आप भेंट के स्वरूप में, जब आप उपहार के स्वरूप में किसी चीज को आप दे रहे हैं, तो वहां पर हमेशा संप्रदान मारना, फिर चीजें और विभक्ति एक साइड में अलग कर देना। जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे राजा ने भिखारी को कंबल दिया, राजा ने भिखारी को चावल दिए, मेरी मां ने भिखारी को कपड़े दिए, या उसने मेरी सालगिरह पर मुझे साड़ी दी। मेरी बात को समझने की कोशिश करो कि अगर किसी भी अवसर पर कोई चीज तुम्हें दी जाती है, जरूरी नहीं वो भिखारी हो, किसी भी व्यक्ति को कोई भी चीज दी जाती है, वहां पर देने के सेंस में संप्रदान मारना, गलती से को देख के या से को देख के कुछ भी आ जाए उसके हिसाब से नहीं लगेगा, जब देने के सेंस में आए। नेक्स्ट, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? जब आप वाच्य की बात करते हो तो वाच्य क्या है? वॉइस। क्या है? वॉइस। और ये वाच्य दोस्तों इंग्लिश में वॉइस ही कहलाता है, समझिए। जब आप वाच्य की बात करते हो तो वाच्य जो है, ये आप पढ़ते रहे हो हमेशा, मैं कहता हूं इसमें वाच्य को आप जैसे 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 होते हैं तीन वाच्य, एक कृतवाच्य होता है, एक भाववाच्य होता है, एक होता है कर्मवाच्य होता है। क्या होता है? कर्मवाच्य होता है। कृतवाच्य जो होता है वो कर्ता के आधार पर होता है, वो कर्ता के आधार पर होगा, और भाववाच्य भाव के आधार पर, और कर्मवाच्य कर्म के आधार पर। इतना ही होता है, तो तीन होते हैं, इसलिए विकल्प जाएगा एक के साथ। अच्छा समझिए, यहां पर ऑप्शन जाएगा एक के साथ। अच्छा चार क्या होंगे? बताइए चार क्या हो सकते हैं? बताओ। चार हो सकते हैं अंतस्थ हो सकते हैं, ऊष्म व्यंजन हो सकते हैं। पांच क्या हो सकते हैं? अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की, अर्थ के आधार पर वाक्य भी 8 प्रकार के, और रचना के आधार पर 3 होते हैं। ठीक है ना? चलिए, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बताओ। स्वागत है हर शेरनी का। जंगल में लगने वाली आग। अब इस क्वेश्चन को कोई गलत करेगा। अच्छा मुझे यह बता दो एक प्रश्न, अगर आप जंगल में आग लगा देते हो तो बताओ जंगल में आग को क्या कहेंगे? बताओ जंगल में आग को क्या कहेंगे? पानी में आग को क्या कहेंगे? पानी में आग को क्या कहेंगे? और तीसरा आपसे पूछ लिया जाए, पेट में आग को, पेट में अगर आग लग जाए, अब आप कहोगे कि पेट में आग, हाँ सर जी वही चूर्ण फांकते हो जब, है ना, पेट में अग्नि, जठराग्नि, है ना, पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही है, तो ये पेट में आग। अब जंगल में आग लग जाती है तो दवानल, पेट में आग लग पानी में आग लग जाए तो बड़वानल, बड़बानल दिख रहा है? और पेट में आग लग जाए तो जठराग्नि, जठरानल। भाई हाँ, तो आंसर क्या? अब पेट में लग जाए, पानी में लग जाए या समुद्र में लग जाए, एक ही बात है। ठीक है ना? इसलिए विकल्प क्या है? दवानल के साथ। आंसर बी। आंसर क्या है? बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहा जाता है? अब आपको तीन चीजें याद रखनी चाहिए। आप अगर पूछते हो रस की, आपको पता है भरत मुनि ने अपनी एक किताब है उसमें कितने रसों को दिखाया है? ये गलत करेंगे, बहुत से बच्चे 8 मारेंगे। नहीं, रस की बात करेंगे तो रस के जो जनक हैं प्यारे, समझिए, रस के जनक हैं भरत मुनि। हिंदी में रसों के जनक भरत मुनि हैं। हिंदी में रसों के जनक अगर भरत मुनि हैं तो रसों के जनक भरत मुनि हैं, तो रसों की संख्या कितनी बताई है? संख्या कितनी है? सर 8 है। किसके अनुसार? मुनि के अनुसार। किनके? भरत मुनि के अनुसार। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए ये नाट्य शास्त्र जो है कृति किसकी है? नाट्य शास्त्र एक कृति है, एक किताब है। इसको किसने लिखा है? इसको किसने लिखा है?
इसको भरत मुनि ने लिखा है। एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है। इस नाट्य शास्त्र में रसों का वर्णन मिलता है, तो नाट्य शास्त्र देखिए ये विवाद है काफी बड़ा, लेकिन 4 रसों का उल्लेख मिला, लेकिन बाद में 8 रसों को दिया। अब बात आती है यहां पर वर्तमान में रस कितने हैं। वर्तमान में रस कितने हैं, तो वर्तमान में जो रस हैं वो कितने हैं, 11 हैं। किसके अनुसार है, सूरदास के अनुसार है और तुलसीदास के अनुसार है। तुलसीदास अलग से, सूरदास अलग से पूछे 11, भरत मुनि 8। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है, अगर आप कहते हो रसराज किसे कहते हो, रसराज, रसपति, रसपति जो है ये किसे कहा जाता है, तो ये श्रृंगार को कहा जाता है, श्रृंगार रस को कहा जाता है। और इसके साथ ही साथ ये श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो रति होता है। पूरे रस खत्म हो गए, आंसर भी। अब ये स्थायी भाव, 2 चीजें और बचती हैं। एक यार ये बचता है स्थायी भाव कितने हैं और संचारी भाव। हिंदी में आप रसों में स्थायी भाव पूछ सकता है एग्जाम में, और संचारी भाव पूछ सकता है, संचारी भाव पूछ सकता है। ये कितने हैं कमेंट करके बताओ। ट्रिक भी बता देता हूं याद करने की। स्वर कितने होते हैं, 11, तो स्थायी भाव 11। व्यंजन कितने होते, 33, तो संचारी भाव भी 33। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे ऑप्शन नंबर बी लग जाएगा। सर्वश्रेष्ठ रस श्रृंगार माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ रस रसपति श्रृंगार है, जिसमें अनुराग है, प्रेम है ना। चलिए नेक्स्ट, मृगनयनी उपन्यास। 2 प्रश्न बनते हैं। ये क्वेश्चन ना अगर कर पाओ तो व्याकरण का एक क्वेश्चन बन जाता। मृगनयनी में आपको समास बताना है। मृगनयनी में अगर आपको समास बताना है तो बताओ क्या होगा प्यारे। तो मृगनयनी में जो समास होगा, तो हर समास की एक ही ट्रिक है कि उसको तोड़ लो 2 भागों में। नयनी, मृग के समान नयन, कहां पर विशेषता, और जहां पर प्यारे विशेषता होगी वहां विशेषण, और विशेषण वाला समास होता है कर्मधारय। क्या होता है, कर्मधारय होता है। कर्मधारय अगर होता है तो मैं कहता हूं कर्मधारय। अब आते हैं उपन्यास पर। मृगनयनी उपन्यास किसकी है, तो वृंदावन लाल वर्मा की है। आंसर इज ऑप्शन नंबर, मृगनयनी उपन्यास किसका है, वृंदावन लाल वर्मा का है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। और आज का अंतिम प्रश्न 50 नंबर, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है। 4 प्रश्न। अगर आपसे यह पूछा जाए 4 प्रश्न में से एक भी प्रश्न आ जाएगा तो हम लाखों की भीड़ में आगे हो जाएंगे। देखिए पहली बात तो ईमानदारी से वीडियो में अपना स्कोर बता देना, सर कितने किए उसमें कितने सही। और दूसरी चीज है सब्सक्राइब कर लेना, आपका भाई आपको कभी हारने नहीं देगा। और गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी में है तो अपना सुंदर सा जिला हमें जरूर बता देना। बहुत बढ़िया। सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार कवि। ठीक है ना, सुकुमार कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को। अगर यह कहा जाए हिंदी का कलाधर किसे कहा जाता है, हिंदी का कलाधर किसे कहा जाता है, या अगर यह कहा जाए छायावाद का जनक, दोनों प्रश्न आपको याद रखना, छायावाद का जनक किसे कहा जाता है तो भी मार देना। दूसरी चीज, माखनलाल चतुर्वेदी और हिंदी का राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है, राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है, तो राष्ट्रकवि दोस्तों ये है द्वितीय। अब बात आती है हिंदी का प्रथम राष्ट्रकवि कौन है, हिंदी का राष्ट्रकवि कौन है। राष्ट्रकवि जब आ जाता है तो उसमें प्रथम नहीं लगता। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि हिंदी का राष्ट्रकवि कौन है तो हमेशा याद रखना मैथिली शरण गुप्त। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथिली शरण गुप्त हमारे हिंदी के राष्ट्रकवि हैं जिन्होंने भारत भारती लिखा है। माखनलाल चतुर्वेदी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक भारतीय आत्मा, भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, तो भारतीय आत्मा दोस्तों किसे कहा जाता है, शरीर। ठीक है सर, यह प्यार था और इस प्यार पे ही हम व्याख्या कर पाते हैं और यह व्याख्या हमें प्रेरित करती है केवल आपकी चीजों पर। जब आप थमे रहते हैं तो हमें कोई रोक नहीं पाता व्याख्या करने से। मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा तगड़ा रहता है। हमारे कॉन्सेप्ट में कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा कि हां सर अगर कोई भी चीज है तो हम उसको बहुत डीप में लेके जाते हैं। कोई भी अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो हम उसको डीप में लेके जाते हैं, और अगर डीप में लेके जाते हैं तो यही मेरी थोड़ी सी खराबी समझ लो, क्योंकि आप कहते हो बच्चा सर रुकता नहीं है। हम अगर कॉन्सेप्ट को डीप में लेके जाते हैं तो हम कहते हैं कि सर
थोड़ा सा समझिए, क्वेश्चन नहीं आएगा तो उसकी डिटेल से क्वेश्चन आ जाएगा। इसीलिए थोड़े से बच्चे नाराज कभी कभी हो जाते हैं कि हाँ हो जाता है, अरे सर हो जाता है, उसके लिए माफी चाहते हैं और क्या ही करें। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में आने के लिए आप सभी बहनों का, आप सभी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत था। मिलेंगे फिर इसी समय पे। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और सारे बच्चे अपने अपने मित्रों को ये वीडियो शेयर करके उनसे भी पूछिए कि क्या स्कोर है। मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि बच्चों का हित होना चाहिए, अनहित नहीं होना चाहिए। जो चीजें लाखों में, हजारों में स्टूडेंट लाखों में हैं, मिलियंस में बच्चे हैं, उनमें से हजारों रुपए दे के पढ़ रहे हैं, मैं कहता हूं उन तक ऐसी चीज पहुंच जाए जो क्वालिटी वाली हो। सर क्वालिटी, हर चीज, कपड़ा क्वालिटी का पहनते हैं, जूते क्वालिटी का के पहनते हैं, हर चीज क्वालिटी ब्रांडेड चाहिए हमें, तो कंटेंट क्वालिटी का क्यों नहीं हो सकता? कंटेंट भी क्वालिटी का होना चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार, आप सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम और आप सभी को बहुत सारा प्यार। जय हिंद, वंदे मातरम।